Class 7 NCERT Science, Chapter number 1, Reading and Understanding. Hindi and English medium for both. It can be suitable. हिंदी माध्यम हो अथवा अंग्रेजी माध्यम हो, दोनों के लिए ये प्रयुक्त होगा. The chapter name is पादपों में पोषण, Nutrition in Plants. So let's start chapter reading. सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है और आप ये पढ़ भी चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज ये हमारे भोजन के घटक हैं और भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें पोषक कहते हैं. Food is essential for all living organisms. You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. सभी जीवों के लिए भोजन की आवश्यकता होती है. पादप यानी कि पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता. वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं. अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं. All living organisms require food. Plants can synthesize food for themselves, but animals, including humans, cannot. They get it from plants or animals that eat plants. Thus, humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. पादपों में पोषण विधि, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं. ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध भी होते हैं. Plants are the only organisms that can perform food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. The raw minerals are present in their surroundings. पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं. सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को ही पोषण कहा जाता है. The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow and repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life processes. Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. पोषण, न्यूट्रिशन के बारे में कि प्लांट्स जो हैं यानी कि जो पौधे हैं वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं और वो भोजन जो बनाते हैं वो 3 चीजों की सहायता से बनाते हैं. एक तो है जल, दूसरा है एक गैस जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहेंगे और तीसरा है खनिज जिसको मिनरल्स कहेंगे. तो ये 3 चीजों को मिलाकर प्लांट्स अपना भोजन, अपना फूड खुद बना लेते हैं, जिनकी सहायता से वो बढ़ पाते हैं, जिनकी सहायता से उनका न्यूट्रिशन होता है और उनकी सारी एक्टिविटीज चलती हैं. तो अब हम बात अगर करते हैं सजीवों, प्लांट भी तो सजीव है तो हम भी सजीव हैं. मानव और दूसरे जीव जंतु अपनी जो भी बॉडीज हैं उनको ग्रो करने के लिए यानी कि उनके विकास के लिए और उनके जो डैमेज्ड पार्ट हैं, जो क्षतिग्रस्त भाग हैं बॉडी के, उनके रख रखाव के लिए या फिर रिपेयर के लिए कहो, इसके लिए भी उन्हें न्यूट्रिशन चाहिए. और दूसरा जो भी एक्टिविटीज हैं, चलना फिरना, उठना बैठना, सब चीज के लिए एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए. तो ये सारी एक्टिविटीज को करने के लिए जो लाइफ की एक्टिविटीज हैं, प्रोसेसेस हैं, इन सब को करने के लिए उन्हें न्यूट्रिशन चाहिए ही चाहिए. तो इसीलिए हमारे सामने जो आया कि न्यूट्रिशन क्या है, यानी कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना और फिर उसका उपयोग करना, इस पूरी विधि को पोषण कहा जाता है.
Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. अब क्या पौधों का जो पोषण का तरीका है, न्यूट्रिशन का जो मेथड है, सेम मेथड ही दूसरे जंतुओं का या फिर मानव का है? नहीं, इसमें थोड़ा सा अलग बात आ जाती है। पौधों में भी अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशन होता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि न्यूट्रिशन जो है वो किस किस टाइप के होते हैं। पोषण की वह विधि, न्यूट्रिशन की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, यानी कि बनाते हैं, उपयोग करते हैं, स्वपोषण कहलाती है। और ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जंतु और दूसरे अधिकतर जो अन्य जीव हैं, पादपों द्वारा यानी कि प्लांट्स के द्वारा संश्लेषित भोजन, बनाया हुआ भोजन ग्रहण करते हैं और ऐसे पोषण को विषम पोषी कहा जाएगा। ऐसे जीवों को विषम पोषी कहा जाएगा। स्वपोषी जिसमें पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उसका उपयोग करते हैं। विषम पोषी जिसमें सजीव जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि अन्य जीवों से या पादपों से, पौधों से अपना भोजन लेते हैं। The mode of nutrition in which organism, like most of the plants, make food themselves from simple substance is called autotrophic. Auto का मतलब है self और trophos का मतलब है nourishment, यानी कि खुद का पोषण खुद करना, खुद ही भोजन बनाना और खुद का पोषण भी करना। तो ऐसे न्यूट्रिशन को कहा जाएगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। Therefore, plants are called autotrophs. यहाँ पर मैं थोड़ा सा एडिशन करना चाहूंगा। Most plants are called autotroph. कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, हम आगे देखेंगे, तो उनको फिर ऑटोट्रॉफ्स नहीं कहेंगे ना। इसलिए मोस्ट प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। Animal and other most organisms take in food prepared by plants. They are called heterotroph. Heteros का मतलब होता है other, तो heterotrophs यानी कि दूसरों से न्यूट्रिशन लेने वाले। अब हम पूछ सकते हैं कि इन पौधों की, पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां कहाँ स्थित है? क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है? जड़ों में, तने में, पत्तियों में, डालों में? क्या भोजन पौधे के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में? इसके अलावा पौधे अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? भाई जिससे वो भोजन बनाएं, वो जो कच्ची सामग्री उनको चाहिए वो कहाँ से लेंगे? खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है? और प्लांट जो खुद का खाना खुद ही बना रहे हैं, तो उन्होंने कोई फैक्ट्री तो बना रखी होगी ना अपने अंदर, तो उस फैक्ट्री तक ये जो भी कच्ची सामग्री है या फिर रॉ मटेरियल है वो किस तरह से पहुंच रहा है? Now we may ask where the food factories of plants are located, whether food is made in all parts of a plant or only in certain parts. How do plants obtain the raw materials from their surrounding? अपने चारों तरफ से कच्ची सामग्री कैसे इकट्ठी करते हैं? How do they transport them to the food factories of the plants? और फिर वो अपने फूड फैक्ट्रीज हैं या फिर खाद्य फैक्ट्रियां हैं, उन तक कच्चा माल कैसे ले जाते हैं? पत्तियां, लीव्स, पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं, प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज हैं। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। सारा का सारा रॉ मटेरियल जो है ना वो लीव्स तक पहुंचना चाहिए। मृदा यानी कि मिट्टी, मृदा में मिट्टी में उपस्थित जल या खनिज जड़, मूल यानी कि रूट द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, यानी कि पौधे के अंदर ले लिए जाते हैं। अब यहाँ पर जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? रॉ मटेरियल है इनके लिए वाटर और मिनरल। अब वो वाटर और मिनरल जो है वो पत्तियों तक कैसे पहुंच रहा है? तो वाटर और मिनरल रूट्स के जरिए यानी कि जड़ों के जरिए मिट्टी में से खींच लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है और फिर तने के माध्यम से होता हुआ पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। अब यहाँ पर पत्तियों के सतह पर किस तरह की मशीन है वो देख लेते हैं जो ये फूड बना रही है पौधों के लिए। पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों, बहुत ही महीन महीन छोटे छोटे छेदों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती
है। अब वो भी आसपास के वायुमंडल में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको पत्तियां इन छोटे छोटे छेदों के जरिए खींच लेंगी। ये रंध्र द्वार यानी कि ये जो छोटे छोटे छेद हैं कोशिकाओं द्वारा घिरे हुए होते हैं। छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के द्वारा ये घिरे हुए होते हैं। इन छेदों को रंध्र कहते हैं। रंध्र के बारे में एक और बता दूं, है तो छेद ही लेकिन इसका अंग्रेजी शब्द भी आपको पता होना चाहिए, वो है स्टोमा। रंध्र यानी कि स्टोमा एक बहुत ही महीन सा छोटा सा छेद। जब जल और खनिज वाहिकाओं के जरिए तनों से होते हुए, डालों से होते हुए पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं, ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं और पत्तियों तक फैली हुई होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत कंटिन्यूअस मार्ग बनाती हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक, हरे रंग का कोई पदार्थ होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश यानी कि सनलाइट की ऊर्जा, पावर का संग्रहण, स्टोर करने में पत्ती की सहायता करता है। अब यहाँ पर देख लो कि पत्तियों में छोटे छोटे छेद हैं जिनको स्टोमा या रंध्र कहा जाता है। उन छेदों के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को पत्ती खींचती है और फिर उसकी मदद करती है इन कोशिकाओं में भरा हुआ हरा वर्णक जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है वो, तथा सूर्य का प्रकाश यानी कि सनलाइट। हमारे सामने तीन चीजें आई, सूर्य का प्रकाश पहली चीज, कार्बन डाइऑक्साइड दूसरी चीज, क्लोरोफिल तीसरी चीज। ये तीन चीजें आउटर से पत्तियां कलेक्ट कर रही हैं और वाटर और मिनरल जो हैं वो मिट्टी में से जड़ों द्वारा खींचकर तने में से होते हुए, शाखाओं में से होते हुए पत्तियों तक आ रहे हैं और पत्तियों में एक फूड तैयार हो रहा है जो कि पौधों को पोषण देता है, पौधों को आगे बढ़ने में सहायता करता है, पौधों के जो डैमेज्ड पार्ट होते हैं उनके रख रखाव में सहायता करता है। यानी कि इस ऊर्जा का उपयोग जल और कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो ये हुआ पूरा का पूरा प्रकाश संश्लेषण जो कि पौधों में होता है। इसलिए होता है पौधों में खाद्य सामग्री बनाना और उसका उपयोग करना, यानी कि खाद्य संश्लेषण। इसका पूरा प्रक्रम अब आपके सामने आ चुका है। अब इसी को ही हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। Leaves are food factories of plants. Therefore, all the raw material must reach to the leaf. अब ये जो raw material है वो कैसे पहुंच रहा है? Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots. खींच लेना, absorb कर लेना and transported to the leaves और पत्तियों तक पहुंचा दिया जाता है। Water और mineral roots क्या करेंगी? उसको absorb कर लेंगी। किसमें से? मिट्टी में से, और फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगी लीव्स तक। अब लीव्स क्या कर रही हैं? देखें, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टिनी पोर्स, छोटे छोटे छेद, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव, पत्तियों की सतह पर। द पोर्स आर सराउंडेड बाय गॉड सेल्स। ये जो पोर्स हैं इनके चारों तरफ कोशिकाएं होती हैं जिन्हें गॉड सेल्स कहा जाता है। असल में क्या होता है, ये इन छेदों को खोलना और बंद करना इन गॉड सेल्स का काम है। और इन पोर्स को कहा क्या जाता है? स्टोमाटा। स्टोमा कह दो या स्टोमाटा कह दो। ये जो मैं स्टोमाटा बोल रहा हूँ इसमें जो टी ए है इसको भी साइलेंट ही रखा जाता है, तो इसको बोला जाता है स्टोमा। तो सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमा। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स। पतली पतली नलिकाएं होती हैं, वाहिकाएं होती हैं, उनको कहा जाता है वेसल्स, विच रन लाइक पाइप्स throughout the roots, the stem, the branches and to the leaves. They form a continuous path or passage for the
nutrients to reach the leaf. They are called vessels. The leaves have a green pigment called chlorophyll. It helps leaves to capture the energy of the sunlight. This energy is used to synthesize. Synthesize means what? Prepare, तैयार करना. This energy is used to synthesize food from carbon dioxide and water. Since the synthesis of the food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. Photo means light, synthesis means to combine. तो photosynthesis यानी कि sunlight में food का तैयार होना. हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है. पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है. अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है. प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध ही नहीं होगा और सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर ही निर्भर करता है. इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है. प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है. We found that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plants in the form of food. Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organisms. In the absence of photosynthesis, there would not be any food. The survival of almost all living organisms directly or indirectly depends upon the food made by the plants. Besides oxygen, which is very essential for the survival of all organisms, is produced during photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth. अब ये बात ध्यान रखना कि जिस टाइम में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं स्टोमा के जरिए, तो उस टाइम में पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं इसी स्टोमा के जरिए. तो फिर ये यूं समझ लो पौधों का श्वसन तंत्र है या फिर रेस्पिरेशन सिस्टम है, जिसके जरिए वो कार्बन डाइऑक्साइड तो लेंगे और ऑक्सीजन छोड़ेंगे. तो ऑक्सीजन हमें पौधों से मिलती है और कैसे मिलती है? इसी फोटोसिंथेसिस की वजह से, प्रकाश संश्लेषण की वजह से ही ये ऑक्सीजन हमें मिलती है. प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की जो क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं और इस प्रक्रम को हम एक समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स. The process can be presented in an equation. अब हो क्या रहा है देखें, कार्बन डाइऑक्साइड और जल यानी कि वाटर दोनों साथ मिल रहे हैं और उनका जो रिएक्शन या एक्टिविटी उनकी जो हो रही है, ओवरऑल एक्टिविटी जो हो रही है, वो हो रही है सूर्य का प्रकाश यानी कि सनलाइट और क्लोरोफिल के साथ में. और इसका जो रिजल्ट निकल रहा है वो निकल रहा है कार्बोहाइड्रेट, जो कि पौधों को मिल जाती है ऊर्जा के रूप में, और ऑक्सीजन जो कि पौधे वापस वातावरण में छोड़ देते हैं. इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है यानी कि रिलीज होती है. कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड यानी कि स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है, स्टोर हो जाता है. और पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति का होना ही प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है. स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है. तो अब किसी पत्ती में या लीफ में स्टार्च है या नहीं है? अगर स्टार्च है, इट मीन्स फोटोसिंथेसिस हुआ है, और अगर स्टार्च नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो फिर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है.
अब यहाँ आपके सामने चित्र दिया हुआ है लाइट एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा। पत्तियों की तरफ इसका एरो आ रहा है यानी कि पत्तियां उसको ले रही हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का भी पत्तियों की तरफ एरो जा रहा है यानी कि पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड भी ले रही हैं। अच्छा, क्लोरोफिल पत्तियों में ऑलरेडी है तो क्लोरोफिल इन द लीफ। अब यहाँ पर कोई एरो नहीं है, ऑलरेडी लीफ के अंदर ही है, देख लो। वाटर एंड मिनरल जो कि जड़ों की तरफ दिखाया गया है, मिट्टी में से ये जड़ें क्या कर रही हैं? जल और खनिज पदार्थ वो एब्जॉर्ब कर रही हैं, अवशोषित कर रही हैं। अब ये जो है तने से होता हुआ, शाखाओं से होता हुआ पत्तियों में जा पहुंच रहा है। क्या? जल और खनिज, वाटर और मिनरल। अब यहाँ पर एक्टिविटी हो रही है। थोड़ा सा इस तरफ देखें तो पत्तियों को बड़े रूप में सूक्ष्मदर्शी या लेंस की सहायता से दिखाया गया है जिससे बड़ा बड़ा नजर आता है। तो उसमें आपको नजर आ रहा है कि पत्तियों में जो क्लोरोफिल है वो ग्रीन कलर का है और ये बड़े रूप में दर्शाया गया है। अब ये क्लोरोफिल के चारों तरफ जो है गॉड सेल्स हैं और गॉड सेल्स के बीच में जो खाली स्थान है वो है स्टोमा। ये सेक्शन ऑफ अ लीफ में दिखा रखा है। ए में तो लीफ दिखा रखी है, बी में सेक्शन ऑफ लीफ दिखा रखा है और सी में स्टोमा यानी कि और ज्यादा बड़ा करके दिखा रखा है कि गॉड सेल्स के बीच में ये स्टोमेटल ओपनिंग हो रही है यानी कि ये जो रोम छिद्र है, ये रंध्र जो है वो खुल रहा है और बंद हो रहा है इस तरह से। तो ये जो रंध्र है यहीं से ही ऑक्सीजन का बाहर निकलना और कार्बन डाइऑक्साइड का लेना पत्तियों में होता है। ठीक है, तो ये चित्र पूरा समझ में आ गया होगा। ये फोटोसिंथेसिस का ही पूरा का पूरा ड्राइंग है। अगर फोटोसिंथेसिस का प्रश्न आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है, तो उसके आंसर में अगर आप जो पहले पढ़ा आपने वो भी लिखेंगे, साथ में ड्राइंग भी बना देंगे, तो फुल मार्क्स मिलने का पूरा चांस बन जाएगा। अब यहाँ हम एक क्रियाकलाप या फिर एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी के जरिए हम ये देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस हुआ या नहीं हुआ। तो एक ही प्रकार के पौधों के दो गमले ले लेंगे, एक को अंधकार में तथा काले बक्से में 72 घंटों के लिए रख देंगे और दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रख देंगे। दोनों पौधों की पत्तियों में आयोडीन का परीक्षण ठीक उसी तरह से करेंगे जैसे क्लास 6 में किया था आपने। अब जो भी आपने नोट करना है, अवलोकन जो करें उसको नोट करें। उस गमले में जिसे आपने अंधकार में रखा था, दोबारा से 3-4 दिन के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। फिर दोबारा से पत्ती पर आयोडीन का परीक्षण करें और अपना जो भी आपने अवलोकन किया वो अपनी नोटबुक में लिखें। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण यानी कि दूसरे रंग भी तो पत्तियों में पाए जाते हैं। तो सारे पौधों की पत्तियां तो हरी होती नहीं, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरा या दूसरा कोई वर्ण या रंग क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं यानी कि उस हरे रंग को ढक लेते हैं। होता इसमें भी ग्रीन पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल होता है, लेकिन वो कवर्ड होता है दूसरे किसी कलर से। इन पत्तियों में भी फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो कुछ पत्तियां आपको दिखा भी रखी हैं, अलग अलग कलर की हैं। फोटोसिंथेसिस इसमें भी होगा, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इसमें भी होता है। Take 2 potted plants of the same kind. Keep one in the dark or in a black box for 72 hours and the other in the sunlight. Perform iodine test with the leaves of both of the plants as you did in the class 6. Record your results. Now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again on its leaves. Record your observation in the notebook. The leaves other than green color also have chlorophyll. The large amount of red, brown and other pigments mask means cover the green color of that pigment. Photosynthesis take place in these leaves also. आपने गीली दीवारों पर तालाब में या ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंकी काई जैसे पादप देखे हैं? ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहा जाता है।
क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? एग्जैक्टली इनमें भी क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। और ये जो शैवाल है ना, ये भी फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही अपना भोजन बनाते हैं। यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन द पॉन्ड्स और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज। These are generally formed by the growth of organism called algae. Can you guess why algae are green in color? They contain chlorophyll, which gives them the green color. Algae also prepare their own food by photosynthesis. पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। अभी तक आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस में, प्रक्रम में पादप यानी कि पौधे द्वारा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण किया जाता है, सिंथेसिस किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। इसका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में भी होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है। इसमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। You have just learned that plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis. The carbohydrates are made of carbon, hydrogen and oxygen. These are used to synthesize other components of food such as protein and fats. But protein are nitrogenous substance that contain nitrogen. अब ये नाइट्रोजन, क्योंकि पौधों को भी तो प्रोटीन चाहिए ना, अब ये पौधों को प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजन से मिलना जरूरी हो गया, नाइट्रोजन लेनी पड़ेगी पादपों को। तो पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है? याद कीजिए कि वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में तो कर नहीं सकते। तो मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं, राइबोसोम्स, जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित करके मृदा में निर्मुक्त करते हैं। मृदा यानी कि मिट्टी। तो ये गैसीय नाइट्रोजन जो है वो उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित होती है, वो मिट्टी में मिल जाती है। और ये जो मिला हुआ पदार्थ है, ये जो विलेय पदार्थ है, पादपों द्वारा जल के साथ ही अवशोषित कर लिया जाता है। संभवतः आपने देखा होगा कि किसान अपने खेतों में उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर्स तथा मैन्यूर यानी कि खाद डालते हैं, जिसमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य संघटकों के साथ में, दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ में पादपों में नाइट्रोजन की मांग की भी आपूर्ति हो जाती है। इसके बाद पादप यानी कि प्लांट्स खाद्य के अन्य संघटकों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा, प्रोटीन और फैट का भी संश्लेषण, सिंथेसिस कर लेते हैं। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन द गैसियस फॉर्म इन द एयर। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट ऑब्जर्व नाइट्रोजन in this form. Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. These are absorbed by the plants along with water. Also, you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. In this way, the plants fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents. Plants can then synthesize protein and vitamins. तो कुछ पादप यानी कि पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया ही नहीं जाता, तो वो तो भोजन का संश्लेषण कर ही नहीं पाएंगे, तो वो जीवित कैसे रहेंगे? तो फिर उनका पोषण उनको कैसे मिलेगा? मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ही ये पौधे भी अपने पोषण के लिए दूसरे पौधों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। ये विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। There are some plants which do not have chlorophyll. They cannot synthesize food. Then how do they survive? And from where do they derive nutrition? Like humans and animals, such plants depend on the food produced by the other plants. They use the heterotrophic mode of nutrition.
यहाँ एक चित्र दिया हुआ है, पेड़ दिया हुआ है, पेड़ के ऊपर काफी सारा जाल सा, पीले रंग का जाल सा दिख रहा होगा, रस्सी जैसी चीज दिख रही होगी। तो इस चित्र को ध्यान से देखिए, क्या आपको एक वृक्ष के तने व शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई दे रही है? ये है अमरबेल। अमरबेल का पौधा है ये। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये अपना भोजन उस पौधे से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं, जिसको ये कवर अप किए हुए होते हैं, और जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है, यानी कि दूसरे का पोषण करने वाला। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। अमरबेल क्या करती है? जो भी उन्हें पोषण चाहिए वो चुरा लेती है, जिस भी पौधे पर ये चढ़ी हुई होती है उस पौधे से खींच लेती है। तो क्या हम और अन्य जंतु भी एक प्रकार के परजीवी हैं? सोच के बताओ। Look at this figure. Do you see a yellow wiry branched structure twining around the stem and branches of a tree? This is a plant called Cuscuta. Cuscuta अमरबेल को ही अंग्रेजी में कहते हैं। It does not have chlorophyll. इसमें नहीं होता है chlorophyll. It takes ready-made food from the plant on which it is climbing. जिस प्लांट के ऊपर क्लाइंब हो रखी होती है उसी से ही अपना फूड निकाल लेती है रेडीमेड फॉर्म में। The plant on which it climbs is called the host. Host यानी परपोषी। Since it deprives the host of valuable nutrients, क्योंकि ये अपने host के valuable nutrients को deprive कर लेता है, निकाल लेता है, उसको उससे वंचित कर देता है, तो कसकटा को parasite कहेंगे। कसकटा is called the parasite. Are we and other animals also a kind of parasite? क्या हम और दूसरे जंतु भी एक तरह के पैरासाइट हैं, परजीवी हैं? क्या आपने ऐसे पौधों को देखा है या उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं और उन्हें पचा जाते हैं। क्या ये विस्मयकारी नहीं है? ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के भी हो सकते हैं। यहाँ एक पौधा दिया हुआ है चित्र में। इसकी घड़े के समान, मटकी के समान दिखाई देने वाली जो संरचना है वो वास्तव में इसकी पत्ती का ही रूपांतरित भाग है। ये पत्ती ही घड़े के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। पत्ते का जो शीर्ष भाग है वो घड़े का ढक्कन बन जाता है और घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जो नीचे की ओर ढल के रहते हैं, यानी कि अधोमुखी होते हैं। जब भी कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच में फंस जाता है और घड़े में उपस्थित पाचक रस जो होते हैं वो कीटों को पचा जाते हैं और कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पौधों को कीट भक्षी पादप कहते हैं। दो नाम भी यहाँ पे दिए हुए हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप और सनड्यू। ये दोनों पौधे कीट भक्षी पादपों के ही उदाहरण हैं। अब यहाँ देखो, जो पत्ती है वो मॉडिफाई हो रखी है घड़े के रूप में और इसका जो ढक्कन है वो लिड के रूप में दिखा रखा है। तो जैसे ही कोई कीट इस घड़े के अंदर प्रवेश करता है ये लिड ऊपर से कवर हो जाती है, वो जो कीट है उसके अंदर फंस जाता है और पौधा उसे पचा लेता है। Have you seen or heard of plants that can eat animals? There are a few plants which can trap, पकड़ना, insects, कीटों को and digest them और पचा जाते हैं। Is it not amazing? Such plants may be green or of some other color. Look at the plant given in the figure, the pitcher plant. Jug-like structure is the modified part of the leaf. Leaf is modified into a jug-like structure with a lid in pitcher plant. The apex of the leaf forms a lid which can open and close on the mouth of that pitcher. Inside the pitcher there are hair-like structures which are directed downwards. When an insect lands into the pitcher, the lid closes and the trapped insect gets entangled into the hair. जैसे ही कीट इस पिक्चर के अंदर एंटर करता है ऊपर से लिड क्लोज हो जाती है और वो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो हैं उनमें कीट फंस जाता है। द लिड क्लोजेस एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेटेड in the pitcher and its nutrients are absorbed. अब जो पौधा है वो इसी लीफ के अंदर ही इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर से जब कीट को पकड़ रहा है तो उस कीट को खा जाता है और उस कीट से मिलने वाले जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर जाता है और इसी से इसका न्यूट्रिशन होता है।
Such insect eating plants are called insectivorous plants. नाम तो आप देख ही चुके हैं insectivorous plants के दो नाम, Venus flytrap, sundew और इसके अलावा पिक्चर प्लांट। अब हम देखेंगे मृत जीवी सेप्रोट्रॉप्स के बारे में। आपने बाजार में छत्रांक यानी कि मशरूम, खुम्बी भी कहते हैं इसको, बिकते हुए देखे होंगे। बारिश के दिनों में पेड़ों की जो सड़ी गली टूटी टहनियां या फिर तना होता है या फिर छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे देखे होंगे। आइए देखें जीवन यापन के हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और वो इन्हें कहां से प्राप्त होते हैं। You might have seen packets of mushrooms sold in the vegetable market. You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in the moist soils or on rotting wood during the rainy season. Let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get them. तो एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, एक एक्टिविटी दी हुई है। उस एक्टिविटी से जो है हम देखेंगे कि ये न्यूट्रिएंट्स जो अभी हमने देखा मृत जीवी यानी कि सेप्रोट्रॉफ न्यूट्रिएंट, ये किस तरह से होता है, इसे एक एक्टिविटी के जरिए समझेंगे, एक क्रियाकलाप के जरिए समझेंगे। एक डबल रोटी ब्रेड का टुकड़ा ले लो, जल में भिगो दो और इसे एक नमी वाला थोड़ा गर्म सा स्थान हो वहां 2-3 दिन के लिए रख दो, और या फिर उस टाइम तक रखा रहने दो जब तक कि उसमें रोएं जैसी संरचना न दिखाई देने लगे। अब ये धब्बे देखो किस रंग के हैं। कोई बड़ा सा लेंस ले लो, उस लेंस से इन्हें देखो और जो भी आपने देखा उसे नोटबुक में लिखो। आपको इस पे रुई के धागों जैसी संरचनाएं दिखाई देंगी। ये जो रुई के धागे जैसे जीव है ना, इनको कवक या फिर फंजाई कहते हैं। कवक या फिर फंजाई, इनकी पोषण प्रणाली या पोषण विधि अलग प्रकार की होती है। ये मृत या विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं यानी कि जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्त्राव करते हैं तथा उसे साधारण या विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण कर लेते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत या फिर विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाता है। एक बार दोबारा से सुनना, ऐसी पोषण प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थ से पोषक तत्व प्राप्त करते हों, मृत जीवी पोषण कहलाता है। और जो मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करते हैं, उन जीवों को मृत जीवी कहते हैं। कवक या फिर फंजाई अचार, चमड़े, कपड़े या फिर अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों पर भी उगते हैं जो नमी वाले हों या थोड़े से गर्म हों। कवकों या फिर फंजाई की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है। इस कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट या फिर अनुपयोगी हो जाती हैं, सड़ जाती हैं। सामान्यतः कवकों के जीवाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब भी वे ऐसे किसी जैव पदार्थ पर या फिर उत्पाद पर बैठते हैं जो नमी वाला हो या फिर उष्ण हो, तो वो अंकुरित होकर नए कवक को जन्म दे देते हैं। तो क्या आप अब बता सकते हैं कि हमें अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से कैसे रोकना है? सीधी सी बात है, हमें अपनी वस्तुओं को नमी से और उष्णता से बचाकर रखना है, नहीं तो उन पे कवक आ जाएगा। इसीलिए हम हमारी वस्तुओं को फ्रिज में रखते हैं क्योंकि वहां ठंडक होती है। इस एक्टिविटी को इंग्लिश में भी देख लेते हैं। फंजाई किस तरह से ग्रो होती है ब्रेड में। टेक ए पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्टन इट विद द बटर। लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 or 3 days or until fluffy patches appear on them. What is the color of these patches? Observe the patches under a microscope or a magnifying glass. Write down your observation in the notebook. You will see cotton-like threads spread on the piece of bread. These organisms are called fungi. They have a different kind of nutrition. They observe the nutrients from the bread. This mode of nutrition in which organisms take in the nutrients from dead or decaying matter is called saprotrophic nutrition. Such organisms with saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs. Fungi also grow on pickle, leather cloths and other articles that are left in hot and humid weather for a long time. During the rainy season, they spoil many things. Ask your parents about the menace of fungi in your house. The fungal spores are generally present in the air. When they land on wet and warm things, they germinate and grow.
Now, can you figure out how can we protect our things from getting spoiled? कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास और पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे आप सहजीवी संबंध कह सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहना। उदाहरण के रूप में कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं, तो वृक्ष जो है वो कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल और पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। लाइकन जीव का नाम है। लाइकन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं, उसमें एक तो शैवाल होता है और दूसरा कवक होता है। शैवाल में क्लोरोफिल होता है लेकिन कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। तो कवक शैवाल को रहने का स्थान, आवास, जल और पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को दे देता है। तो हो गया ना सहजीवी। सहजीवी संबंध यानी कि एक दूसरे के साथ में बांटना। एक किसी विशिष्ट चीज को बनाने में माहिर है और दूसरा किसी अन्य चीज को बनाने में माहिर है। अब वो एक दूसरे को देकर अपना काम चला रहे हैं और अपना पोषण कर रहे हैं। Some organisms live together and share both shelter as well as nutrients. This relationship is called symbiosis. For example, certain fungi live inside the root of plants. The plants provide them nutrients and in return, fungus provide water and certain nutrients to plant. In organism like lichens, a chlorophyll containing partner, which is an algae and a fungus, live together. The fungus provide shelter, water and mineral to the algae, and in return the algae prepares and provide food to the fungus. So it becomes symbiosis kind of relationship. अब देखिए मिट्टी में पोषकों की पुनर्पूर्ति किस प्रकार होती है। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रीप्लेनिश्ड इन द सॉइल। अब मिट्टी में जो भी पोषक तत्व हैं वो सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे धीरे धीरे करके पौधे अगर खींच लेंगे तो मिट्टी में तो सॉइल में तो जो न्यूट्रिएंट्स है वो कम आ जाएंगे। वो जो कम न्यूट्रिएंट्स हुए मिट्टी में वो दोबारा से कैसे तैयार होते हैं मिट्टी में, ताकि वो कंटिन्यूअस पौधों को पोषण दे सकें, न्यूट्रिशन दे सकें। क्या आपने किसानों को अपने खेतों में या माली को बगीचे में, लॉन में, गमलों में खाद या उर्वरक डालते देखा है? क्या आप जानते हैं इनको मिट्टी में क्यों मिलाते हैं? Have you seen farmers spreading manure or fertilizers in the field or gardener using them in the lawns or in pots? Do you know why this is done? उर्वरक तथा खाद की आवश्यकता, नीड ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर्स में आप पढ़ चुके हैं कि पौधे मिट्टी से खनिज और पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, तो मिट्टी में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मिट्टी में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। इसीलिए मिट्टी को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। और यदि हमें पौधों के पोषण की आवश्यकता के बारे में पूरा ज्ञान हो तो हम न सिर्फ पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। You learned that plants absorb mineral and nutrients from the soil, so their amount in the soil keep on declining, कम होते जाना। Fertilizers and manure contains nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrients requirement of the plant. नाइट्रोजन की आवश्यकता एवं जीवाणु, राइजोबियम, नीड ऑफ नाइट्रोजन एंड राइजोबियम बैक्टीरियम। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद में मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। हालांकि वायु में नाइट्रोजन गैस काफी मात्रा में उपलब्ध होती है, किंतु पौधे उसका उपयोग करने में असमर्थ होते हैं। वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन को पौधे एक सॉल्युबल फॉर्म विलयन रूप में अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जिन्हें राइजोबियम कहा जाता है इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते।
Usually crop plants observe a lot of nitrogen and the soil becomes deficient in nitrogen. You learned that nitrogen gas is available in plenty in the air. Plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide. They need nitrogen in a soluble form. The bacterium called Rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into a usable soluble form. But Rhizobium cannot make its own food. ये जो राइजोबियम है चना, मटर, मूंग, सेम या फिर दूसरे जो फलीदार पौधे होते हैं ना उनकी जड़ों में रहते हैं और उनको नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पौधों से ही प्राप्त होती हैं। इसके बदले में पौधे राइजोबियम जीवाणु को, बैक्टीरिया को आवास और खाद्य प्रदान करते हैं। इन दोनों में यानी कि पौधे में और राइजोबियम बैक्टीरिया में एक सहजीवी संबंध होता है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप होती है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मिट्टी में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं होती और यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता ही नहीं होती है। So rhizobium often live in the roots of gram, peas, moong, beans and other legumes and provide them with nitrogen. In return, plants provide food and shelter to the bacteria, thus have a symbiotic relationship. This association is a great significance for the farmers. They can reduce the use of nitrogenous fertilizers where leguminous plants are grown. Most of pulses like dals are obtained फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि अधिकतर प्लांट्स जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। सारे पौधे, अधिकतर पौधे स्वपोषी होते हैं। बहुत कम पौधे दूसरी पोषण प्रणाली अपनाते हैं जैसे कि परजीवी या फिर मृतजीवी। परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से, पौधों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पौधों या फिर अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है। क्या हम ये कह सकते हैं कि कीट भक्षी पौधे आंशिक रूप से विषमपोषी हैं? In this chapter, you learned that most of the plants are autotrophs. Only a few plants are parasitic or saprotrophic. They derive nutrition from other organisms. All animals are categorized as heterotrophs since they depend on plants and other animals for food. Can we say that insectivorous plants are partial heterotrophs? Yes, this is right. तो फिर इसी के साथ इस चैप्टर की रीडिंग तो ओवर हो गई। तो हमने इस चैप्टर में क्या कुछ पढ़ा, सारांश के रूप में, समरी के रूप में थोड़ा देख लेते हैं। आपने क्या सीखा? What you have learned? सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रखरखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। All organism need food and utilize it to get energy for growth and maintenance of their body. हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं तथा स्वपोषी कहलाते हैं। अमर बेल जैसे पौधे परजीवी हैं, वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दे आर autotrophs. Plants like Cuscuta are parasites. They take food from the होस्ट प्लांट। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। प्लांट्स यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के ही उत्पाद हैं। कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। सोलर एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड बाय द
क्लोरोफिल्स प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर सर्वाइवल। कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों द्वारा प्राप्त करते हैं। वे मृत जीवी कहलाते हैं। Many fungi derive nutrition from dead and decaying matter. They are saprotrophs. कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, अतः विषम पोषी कहलाते हैं। A few plants and all animals are dependent on others for their nutrition and are called heterotrophs. तो ठीक है, यहाँ तक हमने देखा कि ये सारांश था इस चैप्टर का। जो कुछ हमने पढ़ा था उसको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में देख लिया। अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज में आपका जो अभ्यास में जो पहला प्रश्न है कि जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? वाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड? आंसर आ रहा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड टू सर्वाइव। सभी सजीवों को खाद्य की आवश्यकता जीने के लिए होती है। इट गिव्स देम एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। यह उन्हें ऊर्जा देता है बहुत से काम करने की। ऑल एक्टिविटीज सच एज प्लेइंग, रनिंग, वॉकिंग, स्टडिंग एक्सेट्रा रिक्वायर एनर्जी। सभी गतिविधियां जैसे कि खेलना हुआ, दौड़ना हुआ, चलना हुआ, पढ़ना हुआ, उन सभी को एनर्जी यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है। द वेरियस कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अवर फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। बहुत सारे संगठक ऐसे हैं हमारे खाद्य में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, वसा हुआ, विटामिन हुए, खनिज हुए। इन सभी से हमारे शरीर को एनर्जी, ऊर्जा मिलती है। These are also important for growth and development of our body. हमारे शारीरिक वृद्धि के लिए और विकास के लिए भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। परजीवी एवं मृत जीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉफ। पैरासाइट, द ऑर्गेनिज्म दैट ग्रोज ऑन द बॉडी ऑफ अनदर इज नोन एज द पैरासाइट। ऐसे सजीव जो किसी अन्य सजीव के शरीर के ऊपर विकसित होते हैं उन्हें पैरासाइट कहते हैं। सेप्रोट्रॉफ, द ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। The organism that obtains nutrients from dead or decaying organic matter of other organisms and derive nutrients, it is called saprotroph. मृत जीवी, ऐसे जीव जो अपना पोषण अन्य मरे हुए और मृत शरीरों के जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, ये मृत एवं विघटनकारी यानी कि सड़ने वाली वस्तुओं या फिर जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्त्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं और इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाता है। पैरासाइट यानी कि परजीवी के जो एग्जाम्पल हैं वो कसकटा एंड ऑर्चिड्स हैं, और सेप्रोट्रॉफ्स में यानी कि मृत जीवी में जो एग्जाम्पल हैं वो फंजाई और कुछ बैक्टीरियाज इस श्रेणी में आते हैं। आप पत्ती में मंड यानी कि स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स? तो एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च in leaves. Take 2 healthy green potted plants of same type. Keep one potted plant in the dark room for 1 or 2 days in order to remove all the starch from the leaves. Keep the other plant in sunlight. Now, take 1 leaf from each potted plant and put a few drops of iodine solution on them. Then note the observations. तो इस क्रियाकलाप में आपको ये देखना है कि किसी पत्ती में स्टार्च उपस्थित है या नहीं है। इसमें 2 एक ही टाइप के प्लांट के गमले ले लीजिए। एक गमले को डार्क कलर रूम में या फिर अंधेरे कमरे में रख दीजिए 2 या 3 दिन के लिए, और एक को सूरज के प्रकाश में रख दीजिए। 2-3 दिन के बाद में एक एक लीफ दोनों में से, पत्ती दोनों में से उठाइए और दोनों पर थोड़ी आयोडीन की बूंदें डाल दीजिए और अब नोट कीजिए क्या ऑब्जर्व किया आपने। प्लांट्स केप्ट इन द लाइट
and dark condition. No blue-black color will be observed on the leaves of plant kept in the dark room. जिस पौधे को आपने, जिस गमले को आपने अंधेरे कमरे में रखा था, उसकी पत्ती पर ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया, काला नीला कलर नहीं आया. This indicate द एब्सेंस ऑफ स्टार्च. और ये शो करता है, इंडिकेट करता है, दिखाता है कि इसमें स्टार्च उपलब्ध नहीं है. ब्लू ब्लैक कलर विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स केप्ट इन सनलाइट. और जिससे आपने सूर्य के प्रकाश में रखा था, उसकी पत्ती में ये ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा. दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. और इससे पता लगता है कि इसमें स्टार्च उपस्थित है. हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए. Give a brief description of the process of synthesis of food in green plants. यानी कि photosynthesis. Photosynthesis is defined as the process in which the chlorophyll containing plant cells synthesize food in the form of carbohydrate using carbon dioxide and water in the presence of सोलर एनर्जी. तो फोटोसिंथेसिस को इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है कि इसमें जो क्लोरोफिल होता है पत्तियों के कोशिकाओं में, वह खाद्य का संश्लेषण कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में कर लेता है और यह इसके लिए प्रयोग में लाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में. सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. Water is taken in from the roots of the plants and is transported to leaves. Carbon dioxide from the air enters the leaves through the tiny pores called stomata and diffuses to the cells containing chlorophyll. Solar energy is used to break water into hydrogen and oxygen. This hydrogen is combined with carbon dioxide to form food for the plants, which is ultimately used by the animals as well. Thus, photosynthesis can be represented by the following equation. In this equation, we can see that carbon dioxide plus water, when included with sunlight and chlorophyll, can release carbohydrate एंड ऑक्सीजन. तो इस प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो कच्ची सामग्री चाहिए, उसके स्रोत क्या हैं? पानी तो पौधे की जड़ों में से लिया जाता है और वो पत्तियों तक पहुंचाया जाता है तने के जरिए. वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पत्ती में उपस्थित जो स्टोमा यानी कि टिनी पोर्स, ये छोटे छोटे छेद होते हैं, रंध्र होते हैं, उन रंध्र से ले ली जाती है जिन रंध्रों में क्लोरोफिल होता है. अब सूर्य का प्रकाश क्या करता है? पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देता है. यह हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिल जाती है और प्लांट के लिए फूड बन जाता है, जिसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं. और जो बची हुई ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ दी जाती है पौधों के द्वारा. इस तरह से ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है. बाकी तो यह चित्र दिया हुआ है, इसमें वही फोटोसिंथेसिस का डायग्राम है जिसके जरिए पौधे अपना खाद्य पदार्थ बनाते हैं. तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ. क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए, रीडिंग भी हो गई, अंडरस्टैंडिंग भी हो गई. अगले चैप्टर के साथ में फिर दोबारा आपके साथ हाजिर होंगे. थैंक्स, हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.